Hello friends, welcome back to our channel मीनाक्षी मल्होत्रा क्लासेस. दिस इज़ मीनाक्षी हियर. जैसा कि हमारी लास्ट वीडियो में मुलाकात हुई थी तो हमने डिस्कस किया था सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री, जो कि आपने देखा और आपने काफ़ी कुछ उसको सपोर्ट दिया है काफ़ी अच्छा लगा. तो इसी तरह से अब हम अपनी लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है. और फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम जो है बात करेंगे केमिस्ट्री में आगे आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं. एलिमेंट्स जिसे आप हिंदी में बात करते हैं क्या, तत्व बोलते हैं. तो जितने भी तत्व हैं अब तक टोटल अगर मैं बात करूँ तो लगभग 118 तत्व जो है अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं. तो इन 118 को तो आपको नहीं पढ़ना है. आपके एग्ज़ाम से जो रिलेवेंट है, जो क्वेश्चंस में बार बार रिपीटेड आते हैं जिस तरह के एलिमेंट्स, हमें उसके बारे में डील करना है. ठीक है. तो एलिमेंट्स जो है वो आपके, जैसे आपने नाम तो सुना होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, सोडियम. हमने सिलेबस जब हमने किया था तब भी मैंने इनके नाम बताए थे, हमने डिस्कस किया था. तो हम इधर उधर की बातें किए बिना ही डायरेक्ट मुद्दे पे आ गए हैं और ऐसे ही हमें कंटिन्यू करना है क्योंकि कम टाइम में हमें ज़्यादा कुछ सीखना है. तो एलिमेंट्स जो हैं, इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स को करके एक एक करके जो जो इम्पॉर्टेंट होंगे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. और ये ऐसा एक स्टूडेंट की भी डिमांड थी तो उसने बोला था कि सबसे पहले मैम एलिमेंट्स कराना, तो उसके लिए भी है. तो अब हम स्टार्ट करें एलिमेंट्स. तो इसमें अगर मैं बात करूँ 118 एलिमेंट्स जो हैं हमें पढ़ने किस तरह से, मैं पहले थोड़ा सा वो बता देती हूँ. हमने 9th क्लास में 10th क्लास में आपने कभी देखा हो, एक टेबल आती है जिसको हम बोलते हैं क्या, पीरियोडिक टेबल. कुछ इस तरह की टेबल बनी हुई होती है. तो इस टेबल को हम बोलते हैं आवर्त सारणी और दो सीरीज़ जो है नीचे भी सेपरेट गिवन होती हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज़. हालांकि ये टॉपिक अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं. पीरियोडिक टेबल का चैप्टर हमें अलग से काफ़ी डिटेल में डिस्कस करना है. बट यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एलिमेंट्स की बात करूँ कि हमें ये एलिमेंट्स जो पढ़ने हैं वो किस तरीके से पढ़ने हैं. तो इसको देखने के लिए हम बात करेंगे इस पीरियोडिक टेबल की. और इस पीरियोडिक टेबल में आपको पता होना चाहिए इस तरह से कुछ रोज़ होती हैं, हॉरिजॉन्टल भी और आपकी कौन सी, वर्टिकल, इस तरह से बने होते हैं. ठीक है, चेक करना. और नहीं तो मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही इसका एक लिंक दे दूँगी, आप इसकी इमेज वहाँ पर भी देख सकते हैं. अदरवाइज़ आप कोई भी एनसीईआरटी 9th 10th की देखोगे आपको ये वहाँ पर अवेलेबल होगी. ठीक है. तो अब हमें पढ़ने कैसे हैं, हमें ये जिस तरह से लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं ग्रुप्स. वर्टिकल जो होते हैं इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स, जो ये इस तरह से हैं. और टोटल इस तरह से आप देखोगे 18 ग्रुप होते हैं. ये 1 2 3 4 इस तरह से करके आपके यहाँ तक कितने ग्रुप होते हैं, टोटल 18 ग्रुप होते हैं. और जो ये आपके इस तरह से अगर हम चेक करें हॉरिजॉन्टली, ये कितने होते हैं, इनको बोलते हैं क्या है, इनको बोलते हैं हम पीरियड्स. और ये कितने होते हैं आपके 1 2 3 ऐसे करके आपके कितने होते हैं, 7. ठीक है. तो हमें सबसे पहले ही, जैसे ये फर्स्ट रो है, हमें इसके बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में. हम एक रो कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट वाली, फर्स्ट ग्रुप वाइज पढ़ेंगे हम. ठीक है. तो हमें ग्रुप 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, ग्रुप 1 2, फिर उसके बाद 13 14 15. ये इस तरह से आपके जो हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं ये ज़्यादा कॉमन है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार किसी भी एग्ज़ाम्स में जो है देखने को मिलते हैं. और जो बीच के जो ग्रुप्स हैं 3 से लेकर 12 तक, इनके अंदर जो जो कुछ कुछ हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट, उनके बारे में हम लास्ट में मिसलेनियस करके डील करेंगे. ठीक है. आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रही हूँ. टॉपिक अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमें पढ़ना कैसे है. तो हम ग्रुप वाइज पढ़ेंगे. तो आज हम सबसे पहले ग्रुप 1 की बात करेंगे. ग्रुप 1 में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, तो आप देखोगे 7 एलिमेंट्स आएंगे. तो वो आज जो एलिमेंट पढ़ेंगे 7 एलिमेंट, उनके बारे में हम बात करेंगे. तो उसको याद करने का ट्रिक, कैसे याद करना है, ठीक है, और क्या क्या पॉइंट्स याद करने हैं, वो सारी चीज़ें हम अभी डील करेंगे. ओके. तो हेडिंग आपने डाल ही ली है एलिमेंट्स, और इसमें आप डालेंगे ग्रुप 1. तो ग्रुप फर्स्ट जो होगा उसके बारे में हम देखते हैं कौन कौन से 7 एलिमेंट्स इसमें आते हैं और उनको कैसे हम याद कर सकते हैं, उनका क्या सिंबल है, कहाँ कहाँ उनके यूजेस हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ट्रिक के थ्रू हम याद करेंगे. ठीक है. ट्रिक आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, आपको 10th क्लास में भी सिखाया होगा. तो अभी हम देखते हैं ट्रिक क्या है. तो आप देखेंगे हलीना ने कहा, हलीना ने कहा, क्या कहा, रूबी सजी फिरे.
ये एक ट्रिक है। आप इसके अलावा और भी कोई ट्रिक अगर आपको पता है तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। हमें तो बाय हुक और बाय क्रुक याद करने से मतलब है, किसी भी तरह से। ये तो एक ट्रिक है, लेकिन यहाँ पर जो मैं लिखने जा रही हूँ वो मैं लिखने जा रही हूँ सिंबल। सिंबल जो कि एलिमेंट का सिंबल होता है ना, ये जो एलिमेंट्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में जिसका सिंबल होगा वो लिखेंगे, और यहाँ पे हम उस एलिमेंट का नेम लिखेंगे, जो भी एलिमेंट होगा। तो ह से आप याद कर सकते हो, एच को याद कर सकते हो ह, ली से आप याद कर सकते हो एल आई ली, ना से आप याद कर सकते हो एन ए, ठीक है, और कहा से के याद कर सकते हो, रूबी से आर बी को याद कर सकते हो, और सजी से सी एस को, और फिर से क्या याद कर सकते हो आप, एफ आर को। ये सिंबल्स आप इसके थ्रू आप याद कर सकते हो, और डायरेक्ट याद हो जाते हैं तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो हर एक चीज़ प्रैक्टिस मांगती है, एक ही बार में कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी, मतलब समझ आ जाएगी, याद नहीं होगी, तो आपको क्या है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करने, प्रॉपर नोट्स बना के, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, प्रॉपर नोट्स बना के फिर उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज़ करना है। ऐसा नहीं है कि एक बार क्लासेस ली, नोट्स बना लिए, बस हो गया आपका कंप्लीट, नहीं, उसको रिवाइज़ भी करोगे बार बार। रिवीजन मांगता है आपका जो ब्रेन है, अगर उसको कोई भी मेमोरी को परमानेंट स्टोर करना है तो उसके लिए उसको क्या है, रिवीजन जो है वो मस्ट है। और मुझे भी इसी तरह से याद है, बार बार रिपीट हो रही हैं चीज़ें, तो वो परमानेंटली क्या हो जाती हैं, चीज़ें याद हो जाती हैं। तो अब इनके नेम की अगर मैं बात करूँ तो आप सब जानते हैं एच से क्या होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। हिंदी में भी आप क्या बोलोगे इसे, हाइड्रोजन। हिंदी में भी सेम नाम है, कोई डिफरेंट नाम नहीं है, तो आप इसको देख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं लिथियम। Na जो है सिंबल है किसका, सोडियम का। ये एलिमेंट्स आपको इसीलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि पूरी केमिस्ट्री अभी हमारी शुरू करी है अभी, तो हमने तो पूरी केमिस्ट्री करनी है, उसमें बार बार ये एलिमेंट्स के नाम आएंगे, तो आपको पहले सिंबल, नेम, इनका एटॉमिक नंबर, इनके यूजेस, ये सब पता होने चाहिए, तभी केमिस्ट्री को पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो के जो है, के वैसे तो सिंबल के है, लेकिन इसका नेम क्या हो जाएगा, पोटाशियम। अब ये क्यों है, सोडियम का एस क्यों नहीं है, पोटेशियम का पी क्यों नहीं है, इनके भी एक लॉजिक है, क्योंकि ये जो नेम है ये दूसरी भाषा जैसे लैटिन, ग्रीक, इस तरह की लैंग्वेज से लिए गए हैं, तो वहाँ पर इनके नाम अलग होते हैं, तो उन नाम के फर्स्ट 2 लेटर लिए गए हैं, ठीक है। वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो आपको याद करने की नीड नहीं है। तो ये हो जाएगा पोटाशियम, हिंदी में भी पोटाशियम बोलते हैं आप इसे, और आरबी से क्या हो जाएगा आपका, रुबीडियम, ठीक है। और सी एस से हो जाएगा आपका क्या, सीजियम, और एफ आर हो जाएगा आपका क्या, फ्रांशियम, ठीक है। यहाँ पे एक ही आएगा आपका फ्रांशियम। तो ये एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे एक एक करके। ये एलिमेंट्स के भी तो नाम लिखे हैं आपने, इसके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। हाइड्रोजन से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, इनसे क्या बनते हैं, यहाँ से हालांकि इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन ये नाम अगर हैं तो हम इसके बारे में देख लेंगे एक दो पॉइंट्स। अदरवाइज ये स्टार्टिंग के कुछ 3-4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, तो एक बार नोट कर लीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हाइड्रोजन की, ये मैं यहाँ से रब कर देती हूँ। तो हाइड्रोजन के बारे में पहले बात करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे हाइड्रोजन, हिंदी में भी क्या बोलते हैं आप इसे, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के क्या क्या पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, तो इसकी परमाणु संख्या पूछी जाती है, परमाणु संख्या, या फिर आप हिंदी में बात करो तो इंग्लिश में लिखो तो एटॉमिक नंबर। और सभी को पता है ये सारी पूरी टेबल में सबसे फर्स्ट नंबर पे इसको रखा गया है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा, 1। तो एटॉमिक नंबर इसका क्या हो जाएगा, 1। इसी तरह से परमाणु द्रव्यमान भी पूछा जाता है, परमाणु द्रव्यमान, यानी कि इसका परमाणु जो है उसका भार पूछा जाता है, द्रव्यमान। एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक मास की इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, 1.008, मतलब अप्रोक्सीमेट 1 ही होता है इसका एटॉमिक मास, और 1 ही होता है इसका क्या, एटॉमिक नंबर। ठीक है।
अगर हम नॉर्मल हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल हाइड्रोजन में आपसे पूछ लेगा बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर कितने होते हैं 1। आपसे पूछेगा बताओ प्रोटोनों की संख्या कितनी है, तो नंबर ऑफ प्रोटोन भी इसमें कितने होते हैं 1। आपसे पूछेगा न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलोगे न्यूट्रॉन क्या होते हैं 0 नॉर्मल हाइड्रोजन। सामान्य जो हाइड्रोजन पाई जाती है उसमें हाइड्रोजन की इसके न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है 0 होती है। ठीक है, ये मैं यहाँ से रब कर देती हूँ। अब देखिए ये जो है ये तो है सामान्य हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो इसके 3 क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं। 3 आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप्स जिसे आप कहते हैं हिंदी में क्या, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, वैसे तो हम इसको अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनके नाम लिख लेते हैं एक बार। तो 3 आइसोटोप कौन से होते हैं, एक को तो हम बोलते हैं प्रोटियम, हिंदी में भी हम कहते हैं प्रोटियम। दूसरा होता है क्या, ड्यूटीरियम, और थर्ड इज ट्राइटियम। ये 3 इसके आइसोटोप होते हैं, हिंदी में सेम ही नाम है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। ये तीनों की अगर मैं बात करूं तो अगर हम बात करें प्रोटियम की तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 1, प्रोटॉन कितने 1 और न्यूट्रॉन कितने 0। ड्यूटीरियम की अगर मैं बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 1, प्रोटॉन कितने 1 और न्यूट्रॉन कितने 1। ये भी इसमें एक न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। और अगर मैं ट्रिटियम की बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। इसको ट्रिटियम को हम लिखते हैं H13 से, और इस ड्यूटीरियम को हम लिखते हैं H12 से, और इसको हम लिखते हैं H11 से। ये इसका लिखने का सिंबल है। ठीक है, हालांकि इसकी एप्लीकेशंस ये हार्ड वाटर है या फिर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह यूज़ किया जाता है, या फिर ये प्रोटियम है जो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है, ये सब अलग से हमें पढ़ना है। यहाँ पे हम सिर्फ नाम बताया है कि हाइड्रोजन जो है, जो नॉर्मल हाइड्रोजन पाई जाती है वो प्रोटियम की फॉर्म में होती है। लिखते कैसे हैं H11 की फॉर्म में, और ये फॉर्म कैसे लिखी जाती है, आइसोटोप क्या होते हैं, ये आपको इस चैप्टर के बाद आपको करने हैं डिटेल में। ये आप इतना लिख सकते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाएगा ये जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं, इन सब एलिमेंट्स में से वो एकमात्र ऐसा कौन सा तत्व है, द ओनली एलिमेंट, एकमात्र तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, तो उसका आंसर आपका आएगा हाइड्रोजन ही होता है। हाइड्रोजन ही वो एकमात्र तत्व है जिसमें नाइट्रोजन 0 है। इसके बाद आप आगे जितने भी हीलियम, लिथियम जितने भी जाओगे, कुछ ना कुछ न्यूट्रॉनों की संख्या ज़रूर होगी। 0 सिर्फ किस में होती है, हाइड्रोजन में। ठीक है, और आप हाइड्रोजन के बारे में ये लिख के एक पॉइंट, इसके अलावा एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि हाइड्रोजन सबसे कैसा एलिमेंट है, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा तत्व है। जितने भी तत्व हैं उनमें सबसे छोटा तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। द स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा इसमें, हाइड्रोजन। ठीक है, लिखिए एक सेकेंड। लिख लिया। इसी हाइड्रोजन को ये मैं यहाँ से इसी हाइड्रोजन के बारे में एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप कि ये जो हाइड्रोजन है ये कैसा एलिमेंट होता है, ये रोग्यू एलिमेंट होता है। रोग्यू एलिमेंट का मतलब होता है कि जिसकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ कहीं और मैच कर रही है, लेकिन इसको रखा कहीं और गया है। फैमिली जो है इसकी वो कहीं और है और ये किसी और ग्रुप में है, इसकी प्रॉपर्टी मिलती है, और ये आपका है फर्स्ट ग्रुप में। तो इसको अगर मैं हिंदी में लिखूँ तो इसको एक आवारा तत्व के नाम से भी जानते हैं, कि वो एग्जैक्टली वहाँ पर नहीं है जहाँ से होना चाहिए, क्योंकि साइज़ के हिसाब से कह लो। इससे पहले वाली जो टेबल आई थी, जो पहले टेबल दी थी, उसमें हाइड्रोजन की पोजीशन को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न थी कि इसकी पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ कहीं मिल रही हैं, इसका साइज़ कहीं पे जा रहा है, मतलब स्मॉलेस्ट साइज़ है तो बीच में रख नहीं सकते थे। तो इसीलिए इसको फाइनली क्या रखा गया, सबसे टॉप पे रखा गया, और इसीलिए एक ऐसा तत्व है, एक रोग्यू एलिमेंट है, आवारा तत्व है। ठीक है, कर लेंगे आई होप। बहुत सारी चीज़ें हैं और भी हाइड्रोजन के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो आप ये भी लिख सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड बोले तो क्या, यूनिवर्स में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है। यूनिवर्स में लिख लेना आप, मैं बोल रही हूँ,
पूरे ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है आपका, तो आप लिखोगे हाइड्रोजन है। क्यों है? क्योंकि जितने भी ये सन हैं, स्टार्स हैं, सूर्य हैं, तारे हैं, या आप कह सकते हो ये ग्रह, बृहस्पति ग्रह जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जुपिटर कहते हैं, इन सब का आधे से ज़्यादा भाग जो है वो किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो इसीलिए हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरे यूनिवर्स में सबसे मैक्सिमम हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं हमारे एटमॉस्फेयर में बात करूँ, वातावरण में, वहाँ पर ऑक्सीजन है, लेकिन यूनिवर्स की मैं बात कर रही हूँ तो वहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। फटाफट से लिखिए। लिख लिया होगा। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके, जैसे कि सबसे हल्की गैस है ये, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट अभी हमने देखा था। अगर ये सबसे छोटा तत्व है तो आपसे पूछेगा बताओ सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन ही उसका आंसर होगा, सबसे हल्की गैस है। और मुझे एक बात बताइए, जब सबसे हल्की गैस है ये, तो आप एक बात बताइए, जो एरोप्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स के टायर में जो गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन तो नहीं भरी जाती है। तो यही क्वेश्चन मेरा है कि एरोप्लेन के टायर्स में, जो एरोप्लेन के टायर्स होते हैं उनके टायर्स में हाइड्रोजन हम क्यों फिल नहीं कर सकते, इसका रीज़न क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका क्या रीज़न है। नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी कि क्यों नहीं भरी जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका है, एरोप्लेन के जो टायर्स होते हैं उसमें कौन सी गैस फिल की जाती है। और हम अगर हाइड्रोजन की बात करें, क्योंकि सबसे हल्की गैस है, जितनी हल्की गैस भरते हैं टायर्स में उतना ही बेटर होता है, उतना ही वो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो अगर इसमें हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है तो वो इसमें क्यों नहीं भरी जाती, इसका रीज़न क्या है ये मुझे आप बताएंगे। और जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ चुके हैं वो ज़रूर इसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि उन्हें मैंने क्लास में करा रखा है। तो ये हाइड्रोजन के बारे में। और हाइड्रोजन से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे किसके पूछा जाता है किसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसको नाम किसने दिया था। तो ये सारी चीज़ें स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक चीज़ें हम करेंगे जब डिस्कवरी वाला चैप्टर करेंगे हम केमिस्ट्री के लास्ट में। तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन की खोज किसने की, ऑक्सीजन की किसने की, नाइट्रोजन की किसने की, कब की, नेमिंग किसने दी थी, नामकरण किसने किया था। वो सारी चीज़ें जो साइंटिस्ट के नाम वगैरह हैं वो हम एक अलग से लिस्ट बना के फिज़िक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, बायो की भी अलग अलग हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो स्टैटिक पार्ट तो हम करेंगे ही। फिलहाल आपने हाइड्रोजन लिख लिया है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की। तीनों को एक ही साथ देखते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। देखिए, लिथियम का सिंबल था Li, सोडियम का था Na और पोटेशियम का था क्या, K। तो ये तीनों क्या है, एक तरह से सबसे पहली बात तो ये क्या है, मेटल्स हैं। और मेटल्स भी कैसी मेटल हैं, तो आप इन तीनों के बारे में ही एक पॉइंट लिख सकते हैं। एक फर्स्ट पॉइंट जो हो जाएगा आपका क्या, कि दे आर सॉफ्ट मेटल्स, काफ़ी ज़्यादा नरम धातुएं होती हैं, सॉफ्ट मेटल्स होती हैं। नरम मतलब इतनी सॉफ्ट कि जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल लेके, जैसे कोई पनीर का टुकड़ा होता है, तो जैसे एक पनीर है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम उस पर नाइफ रखेंगे तो वो आसानी से कट जाएगा। तो ऐसे ही लिथियम, सोडियम और पोटेशियम भी काफ़ी सॉफ्ट मेटल्स होती हैं, जिनको आसानी से आप लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट, दे आर ईजिली कट विद नाइफ। तो ईजिली इनको हम नाइफ के साथ क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, हिंदी में आप लिख सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। इतना लिखने के बाद थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होती हैं, हाईली इनफ्लेमेबल होती हैं। इनफ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील। अगर आप इनको ओपन में रख दोगे तो ये क्या कर लेंगे, आग पकड़ लेंगे, ठीक है। और आग कैसे पकड़ेंगे, इनफ्लेमेबल विद मॉइस्चर, नमी के साथ जो है रिएक्शन करके ये क्या कर सकते हैं, आग पकड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम का कोई टुकड़ा है, अगर मान लीजिए आप में से किसी पॉकेट में डाल दिया, तो अगर पसीना आ रहा है या बारिश की बूंद उस पर गिरती है तो एकदम से उसके अंदर क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। और फिर आगे क्या होगा वो आप जानते हैं, ठीक है। तो हाईली इनफ्लेमेबल विद मॉइस्चर, तो ये नमी के साथ आग पकड़ लेती हैं। तो इसीलिए केमिस्ट्री लैब्स वगैरह में जहाँ पर भी इनके यूजेस होते हैं वहाँ पर कभी भी इन्हें खुले में नहीं रखा जाता है, क्योंकि मॉइस्ट जो नमी होती है तो ये उसके से क्या हो सकती है, जल सकते हैं। तो इसीलिए इनको कहाँ रखा जाता है, तो आप लिखेंगे कैप्ट इन केरोसिन ऑयल।
केरोसिन ऑयल मतलब मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है। हिंदी में आप लिख सकते हैं, मैं बोल रही हूँ, मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है किसको? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसी ज्वलनशील गैसेस, इसको मेटल्स को मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेती हैं अगर हम इन्हें खुले में रखेंगे तो। ठीक है, नोट करिए फटाफट। आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें तो वैसे तो लिथियम, पोटेशियम के भी ये सबसे छोटी, अगर आपसे पूछे सबसे स्मॉलेस्ट मेटल जो है सबसे, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी? स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो आपको कौन सा था? हाइड्रोजन, अभी अभी हमने देखा। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट मेटल पूछ ले कि सबसे छोटी धातु कौन सी, तो वो आपका हो जाएगा क्या? या सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? लिथियम। लाइटेस्ट मेटल, हल्की धातु हो जाएगी लिथियम। तो वैसे सोडियम और पोटेशियम के बारे में हम जब एसिड बेस सोल्ट पढ़ेंगे वहाँ पे हमें पढ़ना है कि इनसे कुछ सोल्ट्स बनाए जाते हैं और उनका काफ़ी यूज़ होता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देती हूँ। जैसे कि Na से, सोडियम से बनता है NaOH। NaOH क्या होता है? इसको हम बोलते हैं कोस्टिक सोडा। सीधा सीधा ये हरियाणा के बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। NaOH फॉर्मूला देके 4 ऑप्शन दिए थे कि इसका रासायनिक जो नेम है वो बताइए, केमिकल नेम। तो आप बोलोगे क्या? इसका हो जाएगा क्या? कोस्टिक सोडा। कोस्टिक सोडा कहा जाता है इसे। ये इसका कोस्टिक सोडा, ठीक है। कोस्टिक सोडा, इसका कलर की अगर मैं बात करूँ तो इसका कलर होता है जैसा सिल्वर का कलर होता है, श्वेत रंग का, वाइट कलर का, लाइक दैट इसका कलर होता है कोस्टिक सोडा। ठीक है, इसका यूजेस होते हैं साबुन वगैरह के निर्माण में, कागज़ बनाने के, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक होता है सोडियम से ही बना हुआ Na2CO3 और एक होता है NaHCO3। इसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे NaCl हो गया, एक सोडियम थायोसल्फेट भी होता है, बहुत सारे होते हैं। अगर मैं इसका नाम लिखूँ तो ये आप देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में भी हिंदी में भी क्या? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, और इंग्लिश में भी आप इसे बोलते हैं क्या? सोडियम कार्बोनेट। इसका अगर मैं दूसरा नाम बात करूँ, सोडियम कार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा, और हिंदी में हम कहते हैं क्या? सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा, यानी कि धोने का सोडा। ठीक है, और इसके भी यूजेस है इसी तरह से। सोडियम, ये क्या है? बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैं दोनों ही नाम लिख देती हूँ, इंग्लिश में, हिंदी में आप लिख लेना। सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूँ तो इसको हम बोलते हैं क्या? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इसे हिंदी में भी हम बेकिंग सोडा ही बोलते हैं या खाने का सोडा बोलते हैं, जो कि बेसिकली केक, पेस्ट्रीज़, ये जितना बेकरी के प्रोडक्ट्स बनते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग सोडा का, खाने की चीज़ों में। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ब्रेड होते हैं, तो ब्रेड जो है जैसे ही बेकिंग सोडा उसमें इस्तेमाल किया जाता है तो उसका साइज़ क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, फूल जाते हैं, और उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो उस होल्स का क्या कारण है? जब ये बेकिंग सोडा डालते हैं उसके अंदर, जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं खाने का, तो जब वहाँ से डालेंगे तो रिएक्शन होगी, तो जैसे ही वो उसको फूलेगा तो उसके अंदर से गैस रिलीज़ होती है। तो आपका क्वेश्चन ये भी है कि बताओ कौन सी गैस रिलीज़ होती है, तो मैं बता ही देती हूँ यहाँ पे। तो वो कौन सी गैस होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब वो CO2 निकलती है तो उसके पीछे वो क्या छोड़ जाती है? होल्स छोड़ जाती है, जो कि ब्रेड में, केक में या फिर इस तरह की चीज़ों में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जो ये रेड कलर से फायर एक्सटिंग्विशर लगे रहते हैं हॉस्पिटल्स में या फिर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जितने भी ये होते हैं बिल्डिंग्स वगैरह, वहाँ पर होते हैं। इनको बोलते हैं अग्निशामक। अग्निशामकों में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? बेकिंग सोडा का। ठीक है, उसके अंदर एक हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है, और उस प्रेशर का कारण भी कौन होती है? CO2, जिसकी वजह से वो आगे की जो उसकी नोज़ल होती है वो काफ़ी, उसका साइज़ छोटा होता है। जैसे हम उसे प्रेस करते हैं तो बहुत हाई प्रेशर से ये क्या करती है? उस फायर को बुझाने का, आग को बुझाने का काम करती है। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए फायर एक्सटिंग्विशर में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बोलोगे सोडियम बाइकार्बोनेट का या हाइड्रोजन कार्बोनेट का। या आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें से कौन सी गैस रिलीज़ होती है, तो आपका आंसर आएगा फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस निकलती है? तो CO2।
ठीक है। इसी तरह से अभी हमने एक वर्ड और लिखा था यहाँ पे NaCl, तो मैं ऊपर लिख देती हूँ इसको मिटो के, यहाँ से ये रब कर देते हैं और सोडियम से NaCl। तो NaCl तो आप सभी जानते हैं ये सिंपल कॉमन सोल्ट होता है, साधारण नमक जो हम खाने में इस्तेमाल किया जाता है इसका। तो ये जो सोल्ट है सोडियम क्लोराइड, इसका भी इस्तेमाल जो है खाने वगैरह की चीज़ों में तो आप क्या रहता है, जैसे आप डालते हैं किसी भी खाने में नमक स्वादानुसार, तो वो तो है ही। उसके अलावा इसका सोडियम क्लोराइड का जो यूज़ है ये आइस को मेल्ट करने के लिए भी क्या रहता है। जैसे कोई बर्फीले इलाके हैं, वहाँ पर रात के टाइम काफ़ी ठंड होती है, बर्फ़ गिरती है, तो बर्फ़ से ढक जाती है, रोड जो है वो काफ़ी ब्लॉक हो जाते हैं बर्फ़ की वजह से। तो सुबह जब जैसे जो होते हैं वहाँ पे लोग क्या करते हैं, नमक के बोरे उस पर डालते हैं, जिससे कि वो आइस क्या हो जल्दी से मेल्ट हो जाए और वो रास्ता क्या हो जाए, क्लीन हो जाए। तो इसका इस्तेमाल वहाँ भी किया जाता है और फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे यूजेस हैं हर एक के, तो ये अभी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे अपने टॉपिक में। यहाँ पे तो हमने सिर्फ बेसिक बात की है। फूड प्रिजर्वेशन मतलब खाद्य संरक्षण के लिए, चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए भी उसमें नमक डाल के रखा जाता है। तो ये सारे इसके यूजेस हैं। KOH, इसकी पोटेशियम की अगर मैं बात करूँ तो एक KOH है, इसका नाम पूछ लिया जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कॉस्टिक पोटाश। वो कॉस्टिक सोडा था जो सोडियम से बना था NaOH, और ये KOH क्या हो जाएगा, कॉस्टिक पोटाश हो जाएगा। बताइए, कर लेंगे। इसके अलावा क्या होगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के बाद आपने देखा था रुबिडियम, सीजियम और क्या है, फ्रांशियम। तो मैं एक बार वो भी बता देती हूँ फटाफट से, और फिर नेक्स्ट जो आपकी लाइन होगी या एलिमेंट्स का जो ग्रुप होगा वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, रुबिडियम की, RB से लिखा था आपने, सीजियम की, और किसकी, फ्रांशियम की। हालांकि इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनते इतने, लेकिन एक दो किसी हायर एग्जाम्स में एक दो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं मैं उनके बारे में बता देती हूँ। फ्रांशियम की अगर मैं बात करूँ, इसके बारे में तो सिर्फ एक ही बात आपको लिखनी है कि ये एक कैसा तत्व होता है, रेडियो सक्रिय। और रेडियो सक्रिय तत्व क्या था, ये मैंने लास्ट क्लास में जब हमने सिलेबस के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो रेडियो सक्रिय तत्व का टॉपिक हमें अलग से चैप्टर भी पढ़ना है, वहाँ पर भी हम बताएंगे। ठीक है, तो ये तो रेडियो सक्रिय तत्व है। सीजियम की अगर मैं बात करूँ तो ये एक वो मेटल है जो बहुत ही आसानी से, अगर सीजियम के एक छोटे से टुकड़े को आप अपनी हथेली पे रखते हो तो ये हथेली पे रखने से क्या हो जाता है, मेल्ट ऑन पाम, आसानी से पिघल जाती है। जनरली जो धातुएं होती हैं, जैसे लोहा एक धातु है, वो क्या होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, यानी कि काफ़ी हार्ड होती हैं। अगर आप उनको हथेली पे रखोगे लोहे को तो पिघल थोड़ी ना जाएगा। लेकिन अगर मैं सीजियम की बात करूं तो इस मेटल का एक ऐसा नेचर है कि ये अगर हथेली पे रखोगे तो बहुत ही कम टेम्परेचर पर, जितना हथेली गर्म होती है या जितना हथेली का तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, उसी टेम्परेचर पर ये सीजियम क्या हो सकती है, मेल्ट हो सकती है। ठीक है, काफ़ी गर्मी है यहाँ पे, तो एंड करते हैं क्लास को। एक और टॉपिक ये रह गया आपका एलिमेंट, दैट इज़ रुबिडियम। रुबिडियम की अगर मैं बात करूं तो रुबिडियम जो है बेसिकली ये जो है आपका एटॉमिक वॉच में यूज़ किया जाता है। परमाणु घड़ी होती हैं, ये नॉर्मल वॉचेस की तरह नहीं होती हैं। ये जो एटॉमिक वॉच है ये बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बताती हैं। परमाणु घड़ी आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से होती है एटॉमिक वॉचेस। तो रुबिडियम का और सीजियम इन दोनों का ही इस्तेमाल जो है एटॉमिक वॉच में किया जाता है। एटॉमिक वॉच जैसे कि अर्थ जो है रोटेट कर रही है, रिवॉल्यूशन हो रहा है उसका, उसके साथ साथ ये जो वॉच है ये साथ साथ ही टाइम एग्जैक्टली बताती है बिल्कुल। तो इसीलिए इसको बोला गया एटॉमिक वॉच। और इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो रुबिडियम और सीजियम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एलिमेंट्स थे, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमने पहले पढ़े हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ने हैं, और इसमें क्या क्या पॉइंट्स रह गए हैं, कुछ एक दो रह गए होंगे, तो वो हम क्वेश्चन की फॉर्म में हम पढ़ेंगे। जैसे ये खत्म हो जाएंगे सारे एलिमेंट्स तो हम क्वेश्चन की सीरीज़ लाएंगे, तो हम बाकी उसमें कवर कर लेंगे। तो आपको किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम सारी चीज़ें अच्छे से कवर करेंगे, बस आप कंटिन्यूसली जो है अपना क्लासेस लीजिएगा। ठीक है, और किसी तरह का कोई भी आपको सजेशन देना हो या फिर कोई भी आपको कुछ पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आपको एज़ यूजुअल आप उसमें पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का लिंक भी बस जल्दी ही हम इसमें अपलोड कर देंगे, तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लाइव क्लास तो है नहीं जो मैं आपसे पूछ पाऊँ अभी, धीरे धीरे हम फिर लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे ताकि हम जो है इंटरेक्ट हमारा अच्छे से हो पाए। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।